Dear aspirants, welcome to today's video. In this session, we will discuss about the agriculture and food management in J&K. आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारी यूट्यूब चैनल के बारे में। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ दिए गए हुए लिंक से, या फिर अगर आपको हमारे प्रिंटेड नोट्स चाहिए हमारे लेसन्स के लिए तो आप यहाँ पे दिए गए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं और आप हमारी नोट्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है J&K में। फिर हम आएंगे धीरे धीरे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के और उनका क्या रोल रहता है J&K इकोनॉमी में, और कौन से खास खास प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है J&K में निकलते हैं हमारे पास, या बाकी कंट्रीज़ में बाकी स्टेट्स में एक्सपोर्ट होते हैं। इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। उसके अलावा हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं एग्रीकल्चर के या लाइफ स्टॉक के जो हैं उसमें J&K की रैंकिंग क्या है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था इकोनॉमिक्स के, एग्रीकल्चर जो है J&K में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करें, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसमें हमारा लाइव स्टॉक भी आता है जिसको हम एलाइड सेक्टर्स बोलते हैं। इसमें हमारा एपीकल्चर भी आता है, इसी तरह से इसमें हमारा सेरिकल्चर भी आता है, और जो बहुत बड़ा सेक्टर है इसमें वो हॉर्टिकल्चर। तो ये सब सेक्टर्स और इसके अलावा जितने भी एलाइड सेक्टर्स हैं उन सब को मिला के जो एक ब्रॉड टर्म है एग्रीकल्चर, वो जब हम कंसिडर करेंगे तो अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ऑफ यूटी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर ऑब्टेनिंग इट्स लाइवलीहुड। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आपको इस चीज़ से भी पता चल सकती है कि J&K की जो रैंकिंग है इट इज़ 5th, यानी कि पूरी कंट्री में J&K जो है इट रैंक्स 5th इन द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या है, अगर हम हर एक स्टेट और यूटी में एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स देखेंगे, यानी कि वो वाले हाउस होल्ड्स जो एग्रीकल्चर पे अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट हैं, और हर उस हाउस होल्ड की इनकम हम देखेंगे कितनी आती है एग्रीकल्चर से, फिर हम उन हाउस होल्ड्स की जो है रैंकिंग करेंगे स्टेट वाइज, तो उसमें J&K की जो रैंक है वो 5th आती है। फॉर एग्जांपल अगर J&K की बात करें, लेट से यहाँ पे 18,000 रुपीज़ जो है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 18,000 रुपीज़ जो है पर मंथ पर हाउस होल्ड एग्रीकल्चर इनकम आ रही है। लेट्स से किसी और स्टेट में जो है 17,000 आ रही है, किसी और जगह 16,000 आ रही है। तो ऐसे जब हम डिफरेंट स्टेट्स की रैंकिंग करेंगे तो उस हिसाब से J&K की रैंक जो है वो 5th आती है। तो आप देख सकते हैं कि इससे हमें क्या पता चलता है कि कितने सारे हाउस होल्ड्स जो हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे अपनी इनकम के लिए डिपेंडेंट है। और ये रैंकिंग जो है ये कहाँ से आई है, एक सर्वे किया गया था एग्रीकल्चर का जिसको बोलते हैं सिचुएशन असेसमेंट सर्वे, SAS ऑफ 2019। इस सर्वे के हिसाब से, ये आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है किस सर्वे से, इट इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये लगे कि ये रैंकिंग कहाँ से लाई है तो ये इस सर्वे से लाई है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है याद रखना दिस नंबर। सो J&K की जो रैंक है इट इज़ 5th इन द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। अगर हम बात करें कि J&K में कौन कौन से क्रॉप्स जो हैं किस रीजन में ग्रो किए जाते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है राइस, वीट, मेज़, बाजरा और बासमती जो है वो ग्रो किए जाते हैं। पल्सेस भी काफ़ी सारे रीजन्स में ग्रो किए जाते हैं। सो दीज आर द मेजर क्रॉप्स। बट यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इन क्रॉप्स को इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया गया है हमारी जोग्राफी मॉड्यूल में, बिकॉज अगेन यहाँ पे थोड़ा ओवरलैप हो रहा है इकोनॉमिक्स एंड जोग्राफी में। तो इसको हमने जोग्राफी में डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन सा क्रॉप किस रीजन में ग्रो किया जाता है, अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमने उसको उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो जब हमारा वीडियो जोग्राफी में एग्रीकल्चर का आ जाएगा तो इन डिटेल आप उसको वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स हैं, जैसे हमारा कश्मीरी सैफरन है,
जिसको हेरिटेज क्रॉप ऑफ कश्मीर भी हम बोलते हैं। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है, जो एक ख़ास तरह की सॉइल, जिसको हम करेवा सॉइल बोलते हैं, उस पे ग्रो करता है। तो अगेन ये करेवा सॉइल्स क्या है, ये कैसे बनती हैं, और कश्मीर में ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन ज्योग्राफी। सो यहाँ पे आप बस इतना याद रखिए कि कश्मीरी सैफरन जो है ये करेवाज में ग्रो करते हैं। अब क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग द डिपेंडेंस ऑफ लाइवलीहुड ऑन दिस सेक्टर, सो एक कॉम्प्रहेंसिव एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो फ्रेम की गई है JNK में टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करें JNK में फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल। एग्रीकल्चर के जो है काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जिसमें एक टाइप है सबसिस्टेंस और दूसरा टाइप है कमर्शियल। सबसिस्टेंस का मतलब है वो वाला एग्रीकल्चर जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है फार्मर्स जो है मोर और लेस अपने ही हाउस होल्ड को फीड करने के लिए करते हैं, यानी कि इसमें जो भी कोई प्रोड्यूस निकलता है वो फार्मर जो है अपनी कंजप्शन के लिए करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसमें होता है फार्मर का फॉर हिज ओन कंजप्शन। कमर्शियल में मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है टू सेल दीज क्रॉप्स इन द मार्केट। सो अभी जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ज़्यादा JNK में पाया जाता है वो है सबसिस्टेंस। तो इस एग्रीकल्चर पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है हम चेंज हो जाएं, शिफ्ट हो जाएं फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल। क्यों? क्योंकि जब हम कमर्शलाइज करेंगे एग्रीकल्चर को तो फार्मर्स की इनकम भी जो है वो बढ़ेगी, फार्मर्स जो है मार्केट्स के साथ लिंक हो जाएंगे, हम अपने क्रॉप्स को जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाकी स्टेट्स में, बाकी यूटीज़ में, एंड इवन आउटसाइड इंडिया भी। तो ये एग्रीकल्चर पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा इसमें कि हम एग्रीकल्चर को इस तरह से डेवलप करें कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो इकोलॉजी है, उस पर कोई बुरा इम्पैक्ट ना हो। तो एनवायरनमेंट का ख्याल भी हम रखें, ये भी इस एग्रीकल्चर पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है हमारा कि हम एग्रीकल्चर को जो है एक हॉलिस्टिक मैनर में डेवलप करें। हॉलिस्टिक का मतलब है कि एग्रीकल्चर के जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो लाइव स्टॉक है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऊपर, इन सब एग्रीकल्चर सेक्टर्स की डेवलपमेंट को जो है साथ में लेकर चलें, ताकि पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा वो डेवलप हो जाए और हम इस सबसिस्टेंस वाले एग्रीकल्चर से बाहर आकर कमर्शियल में शिफ्ट हो जाए। और इसी तरह से एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि इसमें हमारी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, या फिर जो एग्रीकल्चर बिजनेस है, जो एग्रीकल्चर बिजनेस का इकोसिस्टम है वो ज़्यादा बेटर डेवलप हो जाए। एग्रीकल्चर बिजनेस इकोसिस्टम का मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो इंडस्ट्रीज हमारी डिपेंडेंट हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। जैसे कि एक इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल जूट इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये जूट आता कहाँ से? ये एग्रीकल्चर सेक्टर का ही आउटपुट है। तो इसको अगर हम फैक्ट्रीज में सप्लाई करते हैं तो वहाँ से काफ़ी सारे जूट के जो है आर्टिकल्स बन के आते हैं। सो अगर हमारी जूट की प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होगी, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हालांकि जूट जो है वो JNK में ज़्यादा ग्रो नहीं होता है, तो अगर जूट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो इस पर जो फैक्ट्रीज डिपेंडेंट है वो भी बढ़ेंगी। अगर वो फैक्ट्रीज एक्सपैंड हो जाएंगी तो क्वाइट नेचुरली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी इंक्रीज हो सकती हैं। सो जितना ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर ग्रो करेगा उतनी ज़्यादा हमारे जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट बिजनेसेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी ग्रो करने का पोटेंशियल रखती हैं। अब यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, सबसे बड़ा जो है क्लाइमेट चेंज है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अनटाइमली रेनफॉल, अनटाइमली हेल स्टॉर्म, या फिर लेस नंबर ऑफ रेनी डेज, इस वजह से भी जो है हमारा एग्रीकल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। या फिर हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो लो है एग्रीकल्चर में ड्यू टू वेरियस रीजंस। फॉर एग्जांपल सीड्स की क्वालिटी फार्मर्स अच्छी यूज़ नहीं करते, या फिर फार्मर्स के पास जितनी ज़मीन अवेलेबल है वो उतनी ज़्यादा नहीं है कि उस पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जाए, तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इन चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट होती है। अब इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की है जिसको हम बोलते हैं
डॉक्टर मंगल राय कमेटी। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर में भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। जो डॉक्टर मंगल राय हैं ये फॉर्मर डायरेक्टर थे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के। तो इनको गवर्नमेंट ने जो है ये जिम्मेदारी दी कि ये JNK के एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए उसको स्टडी करें, फिर कुछ रिकमेंडेशंस दें जिसको इम्प्लीमेंट करके इस सेक्टर को हम बेटर कर सकते हैं। तो ये जो कमिटी है इट केम अप विद रिकमेंडेशंस जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया, दैट इज हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें टोटल जो है 29 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए गए। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अगेन इसी कमिटी के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड है। तो 29 प्रोजेक्ट्स में इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमारा सिर्फ क्रॉप कल्टीवेशन नहीं है बल्कि इसमें जो है हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर भी आता है, इसमें हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी आता है, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी के वो इसमें आ जाते हैं। तो इसमें भी आप देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी ये कमिटी। इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, इक्विटी एंड इकोलॉजी। मतलब हम JNK एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरह से डेवलप करें कि इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो जाए और इक्विटी, इसका बेनिफिट जो है इस सेक्टर से रिलेटेड जितने लोग हैं मोर और लेस सबको मिल जाए, और इकोलॉजी यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखें, इस तरह से हम एग्रीकल्चर को डेवलप करें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है कि जो मंगल राय कमेटी है इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, इक्विटी एंड इकोलॉजी। तो उससे होगा क्या, अगर हम ये रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करेंगे, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या था हमारा कि हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल हो जाएगी, दूसरे हमारे एक्सपोर्ट जो है वो भी बूस्ट हो जाएंगे, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये सस्टेनेबल रहेगा और कमर्शियली वायबल रहेगा। सस्टेनेबल का मतलब है कि एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के इस तरह से एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस किया जाएगा कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो, और कमर्शियली वायबल मतलब मार्केट्स में भी हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके और इस तरह से फार्मर्स को रेट्स मिले कि उनके लिए ये प्रॉफिटेबल एक वेंचर बन जाए। इसके अलावा जो ये मंगल राय कमेटी है इनने रिकमेंडेशन ये भी दी थी कि जो सीड्स हैं फार्मर्स यूज़ करें वो हाई क्वालिटी सीड्स जो हैं उनको यूज़ करें, और इसके अलावा जो है सेकेंडरी एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देना चाहिए। सेकेंडरी एग्रीकल्चर मतलब जैसा अभी मैंने कुछ पहले एग्जांपल दी कि वो वाली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ प्रोड्यूस निकल रहा है उस पे जो इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है वो आते हैं हमारे सेकेंडरी एग्रीकल्चर में। तो सेकेंडरी एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया जाए, सीड्स जो है हाई क्वालिटी यूज़ किए जाए, और एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जॉब क्रिएशन पे भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर किसी और सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जाएं या सर्विस सेक्टर में जाएं, नहीं, बल्कि इसी सेक्टर पे फोकस करके इसी में जॉब क्रिएशन जो है वो की जाए। तो टोटल जो है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को जो कॉस्ट आ रहा है वो है 5030 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो अब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगर ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो गया जिस तरह से डॉक्टर मंगल राय ने बोला है, उस तरह से अगर इसकी रिकमेंडेशन जो इंप्लीमेंट हो गई तो इस सेक्टर की ग्रोथ जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 11%, जो कि बहुत अच्छी रेट है। 11% से अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ग्रो करे तो इससे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा लोगों की इनकम जनरेशन में और इजाफा होगा, और जॉब क्रिएशन जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम स्टार्ट करते हैं सैफरन कल्टीवेशन से। सैफरन को जो है मैंने आपको बोला हेरिटेज क्रॉप ऑफ कश्मीर भी इसको बोलते हैं। ये क्रॉप जो है इसकी कल्टीवेशन जो है इट इज़ रेगुलेटेड अंडर द सैफरन एक्ट ऑफ 2007 एंड सैफरन रूल्स 2018। तो ये एक्ट और ये रूल्स जो है सैफरन की कल्टीवेशन को रेगुलेट करते हैं JNK में। सैफरन को डेवलप करने के लिए, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सैफरन पार्क्स जो है वो एस्टैब्लिश की गई हैं। कहाँ कहाँ पे, एक दुस्सू पामपोर में और दूसरा
किश्तवाड़ में। ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी एसएसबी में पूछा गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपसे जो है सैफरन पार्क्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, या अगर किसी सेक्टर को, फॉर एग्जांपल एपीकल्चर है, आगे हम फिशरीज देखेंगे, इन सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए अगर गवर्नमेंट ने कुछ सेटअप किया है तो उन सेटअप की लोकेशन क्या है, कहाँ पे सेटअप किया है, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप पामपोर में क्यों किया है और किश्तवाड़ में क्यों किया है, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है इट इज़ फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सैफरन, तो इसीलिए यहाँ पे इन दो सैफरन पार्क्स को जो सेटअप किया। इन पार्क्स का मकसद क्या है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। वन स्टॉप सोल्यूशन मतलब सैफरन से रिलेटेड जो भी कुछ फार्मर्स को चाहिए, चाहे टेक्निकल एडवाइस चाहिए या चाहे उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस टाइम पे कल्टीवेट करना है, कैसे कल्टीवेट करना है, कौन से हमें इसमें इंसेक्टिसाइड्स अगर यूज़ करने हैं या फर्टिलाइजर्स हमें यूज़ करने हैं, क्या करना है, तो ये इन्हीं दो सॉफ्टवेयर पार्क्स सैफरन पार्क्स जो है इनके ज़रिए से फार्मर्स को जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और इनका मकसद ये भी है कि जो सैफरन की प्रोडक्शन है JNK में, उसको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ लिंक किया जाए, ताकि फार्मर्स के का जो प्रोड्यूस है उसको एक्सपोजर मिले, ना कि नेशनल मार्केट का बल्कि इंटरनेशनल मार्केट का भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जो सैफरन है JNK का उसको GI टैग मिला हुआ है। GI का मतलब है जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है कि किसी एक जगह का प्रोड्यूस जो है कभी इतना ज़्यादा अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या उसका नाम जो है वो मिसयूज़ ना हो, GI टैग जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है। ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है। GI टैग से होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में एक कस्टमर जो है सैफरन खरीदने जाता है, वो देखता है कश्मीरी सैफरन, ठीक है, तो जब वो वर्ड कश्मीरी देखता है तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि ये अच्छी क्वालिटी का सैफरन होगा, ये जो इसकी एक्चुअल प्लेस ऑफ ओरिजिन है कश्मीर, वहाँ से ये सैफरन आया हुआ है, या फिर जो कश्मीरी सैफरन के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनको इस सैफरन में मिलेंगे। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन, जोग्राफी यहाँ पे है कश्मीर, जो जोग्राफिकल प्लेस है वो यहाँ पे कश्मीर, तो कश्मीरी सैफरन। इस तरह से फार्मर्स जो हैं, कश्मीर के फार्मर्स जो हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को जो है एक तरह की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो ये GI टैग जो है ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट्स जो है वो हाई क्वालिटी के हों और उसमें कोई डुप्लीकेशन ना हो, कोई उसमें अडल्ट्रेशन ना हो। तो ये हेल्प करता है कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदने में। इसी तरह से हमारा जो है एपीकल्चर सेक्टर है, देखिए इन सेक्टर्स में काफ़ी बार आप देखेंगे फिगर्स दिए होते हैं इंटरनेट पे या काफ़ी सारी बुक्स में कि हमारी इतने करोड़ वैल्यू की प्रोडक्शन है या साल में हमारे इतने टन्स निकलते हैं। आपको इन फिगर्स को कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कितने करोड़ का सैफरन JNK में निकलता है, कितने टन का निकलता है, नहीं, बल्कि इस तरह की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, जैसे हमारे ये सैफरन पार्क्स हैं या फिर GI टैग जो है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो हमारी जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी, हम आपको बिल्कुल फोकस्ड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दें, ताकि जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से बर्डन किया जाता है कि एस्पिरेंट को, वो ना हो। दूसरा हमारा यहाँ पे सेक्टर है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब आपको पता ही होगा, इट इज़ बी कीपिंग। तो JNK जो है दो वैरायटीज़ ऑफ हनी के लिए जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक सुलाई हनी जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में निकलता है, जिसको हम वन तुलसी भी बोलते हैं। अगेन दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो है एक बार SSB के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस तरह आपसे इस बार जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हनी इज ऑल्सो नोन एज दी वन तुलसी। तो उसका जवाब जो है वो है सुलाई हनी, जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर निकलता है। और उसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ हनी जो है वो है किकर हनी। ये जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में जो किकर ट्रीज पाए जाते हैं
उसमें से ये हनी जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसके अलावा और भी सारी वैरायटीज़ है हनी की, बट क्योंकि ये स्पेशली रिलेटेड हैं J&K से, तो यहाँ पे ये आपका याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि सुलाई हनी रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको वन तुलसी भी बोलते हैं, और किकर हनी जो है ये कश्मीर के J&K के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में जो है वो पाया जाता है। सुलाई हनी की यहाँ पे एक ख़ास बात ये भी है कि ये एक बार ब्रिटिश क्वीन को भी गिफ्ट किया गया था जब वो अपने ऑफिशियल विजिट पे J&K में आई थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्टर है वो है लाइव स्टॉक सेक्टर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कश्मीर में जो है कश्मीर में और जम्मू के भी काफ़ी सारे पार्ट्स में दो कम्युनिटीज़ हैं, गुज्जर एंड बकरवाल, जिनका मेन स्टे ही लाइव स्टॉक सेक्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ हैं हमारी J&K की, ये हमारी इकोनॉमी में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू दिस लाइव स्टॉक सेक्टर। तो इन कम्युनिटीज़ के अलावा भी जो हमारी बाकी कम्युनिटीज़ हैं J&K की, उसमें भी कुछ जो है इन्वॉल्व हैं लाइव स्टॉक रियरिंग में। तो अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे तो सेंसस 2011 के हिसाब से 73% ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में है, और ये पॉपुलेशन जो है ये इन्वॉल्व है किसके साथ, लाइव स्टॉक सेक्टर के साथ। ये उनका मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, तो लाइव स्टॉक सेक्टर एक तो पॉपुलेशन की डिपेंडेंस भी इसके ऊपर है, दूसरा जो है ये हमारे एग्रीकल्चर के जीडीपी को भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम देखेंगे लाइव स्टॉक की पोजीशन हमारी J&K में है क्या, 1.79% of country's livestock sector is found in J&K। ठीक है, 1.79% of livestock of India are found in J&K। तो ये जो है ये नंबर जो है ये हमारे नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा, यानी कि अगर आप इंडिया में देखेंगे कि पर कैपिटा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन क्या है, वो इस 1.79% से कम है। तो इट मींस J&K में जो लाइव स्टॉक है पर कैपिटा, मतलब टोटल लाइव स्टॉक को, अगर जितने लाइव स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उसको अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे जो फिगर निकल के आता है वो फिगर जो है वो J&K में ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। तो J&K में जो है टोटल हमारी कंट्री की, पहले जो है लद्दाख भी इसका पार्ट हुआ करता था J&K यूटी का, तो उस टाइम के अगर हम फिगर्स देखें तो 77.14% कंट्री की जो याक पॉपुलेशन है वो हमारे J&K में पाई जाती, जो अर्स्टवाइल हमारा J&K स्टेट था। अब तो खैर ये याक पॉपुलेशन जो है लद्दाख में है, तो ये लद्दाख यूटी के साथ काउंट होगा, ना कि J&K के साथ। बट यहाँ पे आपको एक आइडिया देने के लिए कि जो हमारा अर्स्टवाइल J&K स्टेट था वहाँ पे 77.14% पॉपुलेशन जो है याक की वो पाई जाती थी। उसके अलावा जो है 20% ऑफ इक्वीन पॉपुलेशन, इक्वीन मतलब हॉर्सेस, तो इक्वीन पॉपुलेशन 20% भी J&K में पाई जाती है। इसी तरह से 5.21% ऑफ शीप पॉपुलेशन भी J&K में पाई जाती है। अब यहाँ पे कुछ रैंकिंग्स दी हुई हैं। जो स्टेट है ये देखिए, यहाँ पे फिर से जो अर्स्टवाइल स्टेट थी हमारी J&K की, फर्स्ट रैंक थी उसकी याक पॉपुलेशन में। तो अब ये रैंक जो है ये लद्दाख की है, लद्दाख यूटी की। ठीक है, अब हमारी सेकंड रैंक है किसमें, एक्वीन पॉपुलेशन में। फिफ्थ रैंक है हमारी शीप पॉपुलेशन में। सिक्स्थ रैंक है हमारी डंकीज में। एंड 17th जो है हम रैंक करते हैं किसमें, पोल्ट्री सेक्टर में। तो ये रैंकिंग्स जो है इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये याक के बारे में मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछा जाएगा, तो ये एक्वीन्स जो है, शीप, डंकी, पोल्ट्री, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको याद रखने की ज़रूरत है। अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्टर इज़ आवर हॉर्टिकल्चर सेक्टर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, बिकॉज कश्मीर के काफ़ी सारे रीजन्स, जम्मू के काफ़ी सारे रीजन्स जो है वो डील करते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर के साथ। अब हॉर्टिकल्चर सेक्टर हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 7% टू GSDP ऑफ J&K। हॉर्टिकल्चर सेक्टर अलोन 7% कंट्रीब्यूट करता है किसको, GSDP को, और 28% ऑफ द पॉपुलेशन जो है
इट इज़ मोर और लेस एसोसिएटेड विद व्हाट, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, अपने लाइवलीहुड को जनरेट करने के लिए। अब जे.एंड.के जो है, यहाँ पे दो तरह के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है उसके लिए जे.एंड.के को डिक्लेयर किया गया है एज एग्री एक्सपोर्ट जोन। कौन से वो हमारे क्रॉप्स हैं? एक है हमारा वॉलनट, दूसरा है हमारा एप्पल। तो एप्पल एंड वॉलनट आर द two horticulture crops for which J&K has been declared as an agri export zone। agri export zone का मतलब क्या है? जब किसी जगह को एज एग्री एक्सपोर्ट जोन डेजिग्नेट किया जाता है तो उस जगह के लिए, उन प्रोडक्ट्स के लिए जो है एक्सपोर्ट पॉलिसीज जो है उनको थोड़ा लीनियंट किया जाता है ताकि हम एक्सपोर्ट्स को जो है बूस्ट कर सकें। कौन से एक्सपोर्ट्स को? J&K से रिलेटेड वॉलनट एंड एप्पल को। तो यहाँ पे इन्हीं दो क्रॉप्स को बढ़ावा देने के लिए J&K को जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में वॉलनट और एप्पल को डिक्लेयर किया गया है एज एग्री एक्सपोर्ट जोन। अब हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो है हमारे काफ़ी डिफरेंट तरह के क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, जो हम अगेन इन डिटेल देखेंगे हम ज्योग्राफी लेसन में कि किस जगह में कौन सा हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है हमारा निकलता है। बट यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि J&K में डिफरेंट तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो है वो मिलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि द J&K यूटी इज सूटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंडीशंस एज फार एज द हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज कंसर्न, सो टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल दोनों, क्योंकि J&K की जब आप पोजीशन देखेंगे मैप पे ये टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल जोन में फॉल करता है। और इस सेक्टर की डिपेंडेंस जो है, सॉरी इस सेक्टर की नहीं बल्कि लाइफ जो हमारी पॉपुलेशन है उनका जो लाइवलीहुड है वो इस सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसलिए इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है एक 4 pronged स्ट्रैटेजी जो है उसको अपनाया है। वो 4 pronged स्ट्रैटेजी है क्या? सबसे पहले जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जितना भी प्रोड्यूस निकलता है वो क्वालिटी प्रोड्यूस हो। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान देना है। तीसरा, स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है ताकि हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जितने भी हमारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जितने फ्रूट्स हमारे निकलते हैं वो ख़राब ना हो। और उसके अलावा मार्केट्स में जो है इन क्रॉप्स को ईजी एक्सेस मिले, ये बिकें मार्केट्स में, चाहे नेशनल मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट। तो यह इन्हीं 4 स्ट्रैटेजीज के अराउंड जो है J&K में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को जो है ग्रो किया जा रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम, HDP। ये स्कीम जो है 2021 में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इसका फोकस जो है इनिशियली सिर्फ एप्पल पे था। एप्पल की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें टारगेट था कि 5500 हेक्टेयर्स जो है वो 5 साल में कवर कर दे हैं। इतने हेक्टेयर्स पे जो एप्पल की प्रोडक्शन जो है वो अचीव करनी है विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years। तो इसमें सक्सेस पाने के बाद, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस पाने के बाद इस स्कीम को जो है एक्सटेंड किया गया बाकी क्रॉप्स के लिए भी। कौन कौन से क्रॉप्स हैं वो? इसमें आता है हमारा वॉलनट, पियर, चेरी, ऑलिव, मैंगो, लीची, सिट्रस, गुआवा, आलमंड, कीवी एंड ड्रैगन फ्रूट। तो ये डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं इस स्कीम के अंदर कवर होते हैं। ये फ्रूट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट क्यों किए? क्योंकि क्वेश्चन जो है आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम जो है इट डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो आप उसमें ये कंफ्यूजन नहीं रखना कि ये सिर्फ एप्पल से डील करती है, नहीं, सिर्फ एप्पल से नहीं बल्कि इसकी जो डीलिंग है वो एक्सटेंड की गई है बाकी सारे फ्रूट्स के साथ भी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है वो है फ्लोरिकल्चर सेक्टर। फ्लोरिकल्चर का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स।
ठीक है। और ये भी एक एलाइड सेक्टर है किसका, एग्रीकल्चर का। आपको पता है JNK में जो है काफ़ी ज़्यादा गार्डन्स, पार्क्स और लॉन्स जो है वो गवर्नमेंट ने सेटअप किए गए हैं एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। सो मोर और लेस देयर आर 275 गार्डन्स। अगेन ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 275 गार्डन, पार्क्स एंड लॉन्स अक्रॉस JNK, जिसमें हमारे इम्पोर्टेंट गार्डन्स जो हैं वो आते हैं। जैसे आपको पता है मुगल गार्डन्स है, निशात, शालीमार, चश्मा शाही है, या वेरीनाग है। इसी तरह से बाग बहू है, या भोर कैंप गार्डन है जम्मू डिवीज़न में, तो ये पाए जाते हैं। या हमारे बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जैसे कि एक कोकरनाग में बोटेनिकल गार्डन है, एक श्रीनगर में बोटेनिकल गार्डन है। तो ये सारे गार्डन्स जो हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर जो है वो मेंटेन करता है। और इसके अलावा एशियाज़ लार्जेस्ट टूलिप गार्डन जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है इन द फुट हिल्स ऑफ ज़बरवन, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की। ये जो है टूलिप गार्डन इन द ईयर 2022 इनॉग्रेट किया गया था। तो इसमें जो है अराउंड 1.5 मिलियन फ्लावर्स जो हैं ऑफ 68 वैरायटीज ऑफ टूलिप वो पाए जाते हैं। अगेन ये आपको फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गार्डन की ब्रेड्थ जो है, इस गार्डन का एरिया जो है वो कितना ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन जो है वो बन गया। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ही जो है इसको मेंटेन करता है। उसके बाद हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वो है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का मतलब है सिल्क वर्म रियरिंग, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सिल्क वर्म की रियरिंग करते हैं, क्यों? टू ऑब्टेन द सिल्क। ठीक है, तो सिल्क से आपको पता है आगे जाके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स जो हैं वो बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैब्रिक जो है सिल्क का वो बनता है। तो कश्मीर का जम्मू का जो क्लाइमेट है ये सूटेबल है फॉर सेरिकल्चर। डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सिल्क वर्म्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। एक खास वैरायटी जो है जिसके लिए JNK बहुत ज़्यादा सूटेबल है उसको बोलते हैं हम बायोवोल्टाइन। बायोवोल्टाइन क्या है? मतलब ये एक काफ़ी टेक्निकल टर्म है। आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, साल में जहां 2 ब्रूड्स ऑफ सिल्क वर्म हमें मिलते हैं, 2 ब्रूड्स या 2 जनरेशंस ऑफ सिल्क वर्म एक साल में जहां हमें मिलती हैं उसको बोलते हैं हम बायोवोल्टीन, सॉरी नॉट बायो, इट्स बायोवोल्टीन। बाय मीन्स 2। ठीक है, साल में 2 जनरेशंस ऑफ सिल्क वर्म जिस वैरायटी में हमें मिलती है उसको बोलते हैं हम बायोवोल्टीन सिल्क वर्म। तो यही बायोवोल्टीन सिल्क वर्म जो है ज़्यादातर जो है JNK में इसकी कल्टीवेशन जो है वो की जाती है। सबसे पहले क्योंकि ये सिल्क इंडस्ट्री जो है JNK में काफ़ी टाइम से जो है मशहूर रही है, तो ये ब्रिटिश एरा से इसमें काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने जो है फोकस दिया है, इम्पिटस दिया है। तो इसके चलते जो है 1897 में सिल्क फैक्ट्री जो है वो सोलिना में एस्टैब्लिश हुई थी। सोलिना जो है श्रीनगर में एक एरिया है रामबाग में। ठीक है, रामबाग जगह का नाम है सोलिना रामबाग। तो वहाँ पे जो है ये इंडस्ट्री जो है सेटअप की गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा रणबीर सिंह। ये इंपॉर्टेंट है। महाराजा रणबीर सिंह ने इस इंडस्ट्री को सेटअप किया विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश टू गिव बूस्ट टू सेरिकल्चर सेक्टर इन JNK। ठीक है, तो ब्रिटिश साइड से जो इसका माइंड, जो इसके पीछे जो माइंड था इस फैक्ट्री को सेटअप करने में फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिश, इट वाज सर थॉमस वॉर्डल। ये 2 नाम आपको काफ़ी ज़रूरी हैं याद रखना। एक तो महाराजा रणबीर सिंह जिन्होंने इस फैक्ट्री को जो है सेटअप किया, और किसकी मदद से सेटअप किया, उनका नाम है सर थॉमस वॉर्डल। ये प्रेसिडेंट थे सिल्क एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के, तभी इनकी हेल्प यहाँ पे ली गई। उसके अलावा जो है सिल्क सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए, वो है कि सिल्क वर्म्स जिस क्रॉप पे
डिपेंड हैं, जिस क्रॉप को वो खाते हैं उसको बोलते हैं हम मलबरी क्रॉप। इट एक्ट्स एज ए फूड सोर्स। ये फूड सोर्स है किसका? सिल्क वर्म्स का। हो सकता है आपने कभी देखा भी हो कि ये छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, छोटी हाइट के ट्रीज होते हैं, जिनके लीव्स पे सिल्क वर्म जो है वो डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। JNK में सलीना रामबाग के अलावा हमारी सिल्क फैक्ट्री जो है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी मौजूद है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सांबा, सांबा में कहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट है? सांबा में, बड़ी ब्रह्मना में। वहाँ पे एक हमारी सिल्क इंडस्ट्री है, दूसरी हमारी कहाँ पे है? सलीना रामबाग में। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है वो है वूल प्रोडक्शन। इसमें आपको जो क्वांटिटी है वूल की कितनी साल में निकलती है वो याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि JNK जो है इट इज़ फेमस फॉर द मरीनो वूल। ठीक है, ये मरीनो क्या है? ये शीप की एक ब्रीड है जो JNK में पाई जाती है। इसके वूल को जो है हम मरीनो वूल बोलते हैं। तो 5% ऑफ इंडिया शीप पॉपुलेशन इज फाउंड इन JNK। सिर्फ मरीनो नहीं बल्कि टोटल शीप पॉपुलेशन, जितनी भी शीप की वैरायटीज हैं इंडिया में जो पाई जाती है उसका 5% अलोन कहाँ पे हमें पाया जाता है? JNK में, हमारी यूटी में। और आपको पता ही है जो ये वूल है ये किस लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? आपने अपने घरों में भी देखा होगा, शॉल्स में, कारपेट्स में, या फिर गारमेंट्स बनाने के काम भी आता है। तो कौन सा ज़्यादातर यहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ मरीनो वूल। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है हमारा वो है पिसिकल्चर, जिसको हम फिश रियरिंग भी बोल सकते हैं। कश्मीर में जो है आप अक्सर देखेंगे ट्राउट फिश जो है ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें, ट्राउट फिश जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये ट्राउट फिश जो है यहाँ पे आई कहाँ से, इसको इंट्रोड्यूस कहाँ से किया गया? इसका जो फर्स्ट बैच है ऑफ अराउंड 10,000 एग्स वो लाया गया था इन द ईयर 1899। आप इमेजिन कीजिए कितने टाइम से ये ट्राउट की जो रियरिंग है यहाँ पे की जाती है। 1899 में ड्यूक ऑफ ब्रेडफोर्ड ने लाई थी, क्योंकि ये ब्रिटिश का टाइम था, ब्रिटिश एम्पायर का टाइम था। तो ड्यूक ऑफ ब्रेडफोर्ड ने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतनी ज़्यादा अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल थी, एयर ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था हमारे पास, या हमारे पास कोल्ड स्टोरेजेस नहीं हुआ करती थी, तो ये वाला बैच जो है ये पेरिश हो गया, ये सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद जो सेकेंड शिपमेंट ट्राउट एग्स की जो है वो लाई गई इन द ईयर 1900। ये सेकेंड शिपमेंट है। कहाँ से लाई गई? ये स्कॉटलैंड से लाई गई थी। ठीक है, थ्रू, अब इसके पीछे जो इंसान जिसका माइंड था, जो रेस्पॉन्सिबल था, उसका नाम था JS मैकडॉनल्ड। ठीक है, JS मैकडॉनल्ड ने 1900 में स्कॉटलैंड से JNK में जो है सेकेंड शिपमेंट ऑफ ट्राउट एग्स जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो है ये वाला बैच जो है ये सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद जो है ट्राउट कल्टीवेशन, ट्राउट रियरिंग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगी। इनफैक्ट आज के टाइम पे 70% ऑफ ट्राउट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज़ फाउंड अलोन इन JNK। 70% खाली कहाँ पे मिलता है हमें? JNK में। अब ट्राउट के बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, क्योंकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिश है। ट्राउट जो है सबसे पहली चीज़ इसके बारे में याद रखनी ज़रूरी है आपको, ये एक फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, फ्रेश वाटर का मतलब है ये हमारे लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स में पाई जाती है। ठीक है, ना कि सॉल्टी या ब्रैकिश वाटर, इस तरह के पानी में ये नहीं पाई जाती है, बल्कि किसमें? फ्रेश वाटर में। सॉल्टी एंड ब्रैकिश क्या हुआ? जिसमें सॉल्ट कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जिन वाटर्स में सॉल्ट कंटेंट ना के बराबर है उन्हीं वाटर्स में जो है ट्राउट जो है वो पाई जाती है। और ये एक कार्निवोरस स्पीशी है फिश की।
ठीक है, हर्बीवोरस नहीं है बल्कि ये क्या है, कार्निवोरस है। इसका मतलब जो है ये छोटे छोटे जो है इंसेक्ट्स जो है या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो है फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, उनको ये कंज्यूम करती है। ठीक है, तो ये एक फ्रेश, जैसे मैंने आपको बोला, ये एक फ्रेश वाटर फिश है। इसके अलावा हमारे पास जो है ट्राउट के बाद जो है हमारे पास जो फिश वैरायटीज फेमस है JNK में, वो है हमारे पास रूहू, कैटला, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस किस तरह की फिश वैरायटीज जो है JNK में कल्टिवेट होती हैं। तो यहाँ पे जो है इन डिटेल ये मैंने यहाँ पे फिश वैरायटीज जो है मेंशन की है, ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अच्छा, कुछ फिश वैरायटीज जो है वो आर्टिफिशियली भी जो है उनकी ब्रीडिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कैटला, इनको आर्टिफिशियली भी हम रियर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल रियरिंग का बेनिफिट ये रहता है कि हम जो है अपना एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और अपने टारगेट्स के हिसाब से जो है फिश प्रोडक्शन को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये ट्राउट फिश है, इस पे ज़्यादा फोकस, ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो गवर्नमेंट का रहा है। तो इसको डेवलप करने के लिए, इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है एक अलग से एक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट किया था इन द ईयर 1984। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंडर हुआ क्या था, सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट का नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी असिस्टेंस। ये प्रोजेक्ट 1984 में यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है ट्राउट फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कोकरनाग में स्टार्ट हुआ था। कोकरनाग जो है ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे ये फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट है और इसमें जो है ट्राउट फिश की जो है रियरिंग की जाती है और यहाँ से जो ये सप्लाई होती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कौन कौन सी ट्राउट यहाँ पे ज़्यादा जो है रियर की जाती है, एक तो रेनबो ट्राउट और दूसरा ब्राउन ट्राउट। ये ट्राउट की वैरायटीज़ है। इन दो वैरायटीज़ पे इस प्रोजेक्ट में जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इस ट्राउट फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कोकरनाग के अलावा एक और हैचरी जो है ट्राउट रियरिंग के लिए वो लारीबल में भी सेटअप की गई थी और लारीबल में भी यही दो वैरायटीज जो है ट्राउट की रियर की जाती हैं। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो है ये डेट, ईयर 1984, इस प्रोग्राम का नाम और इसके अंडर जो है कौन सी फिश वैरायटी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी JNK में। फिशरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए फिंगरलिंग मिशन फिंगरलिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था। फिंगरलिंग जो है ये एक्चुअली हमारी जो फिंगर्स है उस साइज की जो फिश है उसको बोलते हैं फिंगरलिंग, तभी ये नाम पड़ा है फिंगरलिंग। इट इज यूजुअली मोर और लेस अराउंड 70 mm इन साइज। इस फिश को डेवलप करने के लिए मिशन फिंगरलिंग प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था। हाउएवर फ्रॉम द ईयर 2017 अब फिश साइज जो है मोर देन 70 mm उसको भी इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बनता है कि मिशन फिंगरलिंग में जिस फिश वैरायटी को ब्रीड किया जाता है वो उसका साइज क्या है, 70 mm और मोर देन 70 mm। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 mm। और ये रियरिंग कहाँ पे की जाती है, चाहे वो नेचुरल वाटर बॉडीज हो या मैन मेड हो। ठीक है, दोनों सेटिंग्स में, नेचुरल में भी और मैन मेड में भी। तो ये जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हमारा कम्युनिटी असिस्टेंस वाला हो या हमारा मिशन फिंगरलिंग हो, इनका मकसद क्या है, टू डेवलप द
पिसिकल्चर सेक्टर इन JNK। यहाँ पे आपको जो है अभी तक ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया जो एग्रीकल्चर के डिफरेंट हमारे सेक्टर्स हैं, जो एलाइड सेक्टर्स हैं, उनको JNK में किस तरह से डेवलप किया जाता है, या उनकी जो है पोजीशन JNK में क्या है, वो किस तरह से हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। इनकी जो डिटेल्स हैं, फॉर एग्जांपल कौन कौन से क्रॉप्स JNK में कल्टिवेट होते हैं, या उनके लिए कौन सी सूटेबल कंडीशंस हैं, किन एरियाज़ में वो पाए जाते हैं, वो इन डिटेल जो है हम हमारी ज्योग्राफी के सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो हमारा लास्ट पार्ट आता है वो है हमारा फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये रहा हमारा फूड सिक्योरिटी। अब JNK में जो है गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे वो इंश्योर करते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन को जो है फूड जो है अवेलेबल रहे, लोग जो है वो भूखमारी का शिकार ना हो, या हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है टू एंड हंगर एंड पॉवर्टी। तो उस हंगर को भी कैसे ख़त्म करेंगे, या जो फूड हमें मिलता है वो हाई क्वालिटी का हो, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा हो, वो कैसे हम तक पहुँचाया जाए, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस फूड सिक्योरिटी वाले सेक्शन में देखेंगे। जैसा कि पूरे इंडिया में है, JNK में भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA इम्प्लीमेंट हुआ है। इस एक्ट के अंडर जो है 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किया जाता है, और 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो एक सेकेंड कैटेगरी ऑफ बेनिफिशरीज को दिया जाता है। ये 5 kg किनको दिया जाता है, उनको बोलते हैं हम प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, PHH। राशन कार्ड में आप देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, हमारे पास PHH है, AAY है, BPL है। तो ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड मतलब ये काफ़ी ज़्यादा गरीब हाउस होल्ड जो हैं, इनको 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स जो है पर मंथ दिया जाता है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और इसी तरह से हमारी एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं, मैंने अभी बोला आपको, AAY। तो 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स जो है ये इस AAY सेगमेंट को जो है दिया जाता है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए एक वैरायटी ऑफ राइस है जिसको हम बोलते हैं फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस का मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ समझाता हूँ। पहले हम मेंशन करते हैं यहाँ पे फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस का मतलब देखिए, जो नॉर्मल राइस हमारे पास अवेलेबल होता है, हो सकता है उसमें जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम हो, तो उस कमी को ओवरकम करने के लिए जो है ये राइस फोर्टिफिकेशन मेथड का जो है यूज़ किया जाता है। इसमें या तो हमारा जो फाइनल राइस है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, राइस ग्रेन्स, या तो उनमें न्यूट्रिशंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डाले जाते हैं, या फिर ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप इटसेल्फ, जब राइस अभी ग्रो हो ही रहा होता है उस टाइम पे कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि जो इसमें डेफिशिएंसी है, नेचुरली अगर कोई डेफिशिएंसी रही हो उस डेफिशिएंसी को जो है हम ख़त्म करें। तो ये फोर्टिफाइड राइस जो है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ख़ास तौर से कहाँ पे, स्कूल्स में। ठीक है, आपको पता ही है स्कूल्स में जो है एक बहुत फेमस प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का वो चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से, जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। ठीक है, स्कूल्स में जो है ये राइस प्रोवाइड किया जाता है थ्रू मिड डे मील्स। ठीक है, मिड डे मील्स में क्या होता है, लंच प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो उस लंच का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यही फोर्टिफाइड राइस है। तो इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम को भी जो है इंट्रोड्यूस किया है। इसके अंडर जो है ये ख़ास तौर से हेल्पफुल है किन के लिए, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं उनके लिए। आपको पता ही है इंडिया में लेबर जो है डिफरेंट स्टेट से, ख़ास तौर से यूपी हो गया हमारा, बिहार है हमारा, वेस्ट बंगाल है, या फिर अलग अलग स्टेट्स जो है, यहाँ से जो लेबर है वो काम करने बाकी स्टेट्स में चला जाता है या यूटीज़ में
चला जाता है। तो अब इनके पास जो राशन कार्ड है वो तो काम करेगा कहाँ पे, यूपी या बिहार में या वेस्ट बंगाल में ही, जहाँ पे जिन स्टेट्स में जा रहे हैं वहाँ पे तो ये राशन कार्ड काम नहीं करेगा। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। तो इसमें क्या होता है, जो एक स्टेट्स का लेबर जो है या एक स्टेट में जो बेनिफिशियरी है वो किसी दूसरे स्टेट में भी राशन ऑब्टेन कर सकता है विदाउट एनी हिंड्रेंस, अगर उसका राशन कार्ड जो है वो कवर्ड है किस स्कीम के अंडर, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो अगर यूपी से हमारे JNK में कोई लेबर जो है वो आया हुआ है और काम कर रहा है और अगर उसको यहाँ पे राशन की ज़रूरत है तो वो अपना राशन कार्ड यहाँ पे बिना किसी रुकावट के जो है यूज़ कर सकता है अंडर दिस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, वो कोविड टाइम्स में थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंडर जो है 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स जो है पर इंडिविजुअल प्रोवाइड किए जाते थे। आपको पता ही है कोविड में काफ़ी हार्ड टाइम से लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भूख की वजह से जो है सफ़र ना करें, तो ये स्कीम जो है उस टाइम पे इंट्रोड्यूस की गई थी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम जो मैंने मेंशन की, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, या हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड है, या हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, या हमारा ये फोर्टिफाइड राइस है। ठीक है, इन सब का मकसद क्या है, एक ही, टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री, और ये हमारे JNK में भी इक्वली एप्लीकेबल है। तो हमारे एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट के जो चैप्टर में है वो इतना ही है। तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। JNK में डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं, किस हमारे डिफरेंट सेक्टर्स जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है, उनकी हालत कैसी है, वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, डिफरेंट स्कीम्स जो है उनकी डेवलपमेंट के लिए इंट्रोड्यूस जो की गई हैं उनको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, that is industrial sector in JNK. Thank you.